हेलो दोस्तों। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग जो विद्या क्वेश्चन बैंक होती है उसमें जो हमारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, हम लोग यहाँ पर सारी की सारी थ्योरी नहीं पढ़ने जा रहे दोस्तों। अब क्या है कि हो सकता है किसी लोगों को विद्या मिल रही हो ना मिल रही हो, या फिर उसमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे रिपीटेड है, आपके पास बुक भी होगी, आप विद्या भी ले रहे हैं और ऊपर से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इतने करवा दिए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा विद्या लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि जो वन लाइनर क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो सारे के सारे आप में विद्या में होंगे, मैं सारे के सारे वो आपको क्वेश्चन यहाँ पर करवाऊंगा इस क्लास पे। ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्लास क्या होगी कि कम से कम इसको मैं 2 से 3 चैप्टर, कम से कम 2 चैप्टर कम से कम एक साथ एक क्लास में करवा दूंगा। ठीक है ना दोस्तों। सो क्लास को आप प्लीज़ प्रॉपर पूरा और देखिएगा। ठीक है ना, पूरी क्लास अटेंड कीजिए। इससे आपको क्या विद्या वगैरह ज़्यादा लेने की परेशानी भी नहीं होगी, और जो भी आपका सार्थक है या फिर गोल्ड है, इन सब से भी जो जहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मैं कलेक्ट करके सारे क्वेश्चनों को आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना दोस्तों। सो क्लास को आप प्लीज़ पूरा देखिए। अगर और इसके पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे आपको IMRE के कितने 400 MCQ कंप्लीट करवा दिए हैं। कितने 400 MCQ, मतलब समझते हैं आप 400 MCQ बहुत होते हैं। उसके साथ साथ मैंने IMRE के पूरे थ्योरी लेक्चर 56 थ्योरी लेक्चर्स भी कंप्लीट करवा दिए। अगर आपने उन सबको देख लिया तो आपको उन सब से क्वेश्चन कहीं बाहर जाने वाला ही नहीं है। ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ मैंने UEET में भी को वो बहुत अच्छे तरीके से, चाहे इलेक्ट्रिक ड्राइव हो, चाहे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हो, चाहे हीटिंग हो, चाहे कूलिंग हो, सबके मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पर टॉपिक से कम 50 क्वेश्चन तो मैंने करवाए ही हैं। तो एलिमिनेशन, हीटिंग, वेल्डिंग, यानी कि UEET को वो बहुत मैंने अच्छे लेवल से ख़त्म किया है, और इसी तरीके से मैंने EDD को भी बहुत अच्छे लेवल से ख़त्म किया। ठीक है ना दोस्तों। तो अब आप ये सारे के सारे, अब विद्या हो गया, गोल्ड हो गया क्वेश्चन, इन सब से जो आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव वन लाइनर जो भी होगा, वो सारा का सारा मैं कंटेंट आपको डेली प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। और साथ में मैं टेलीग्राम पे क्विज वगैरह भी करवाता रहता हूँ, तो अगर आप वहाँ पर भी ज्वाइन नहीं हुए तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, और हम लोग फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना। तो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सभी लोग जुड़ गए हो तो थम्स अप कर दीजिए, यस बोल दीजिए। फिर हम लोग अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो हमारे विद्या के अनुसार जो हमारा पहला जो चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। देखिए, वैसे तो हमारा EDD में जो हमारा पहला चैप्टर कॉन्ट्रैक्टर एंड कंट्रोल सर्किट है, लेकिन हमारे ये जो हमारी विद्या दी गई है उसमें प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है। ठीक है ना। तो उस जो कॉन्ट्रैक्टर एंड कंट्रोल सर्किट है उसको भी मैं पूरा करवाऊंगा, तो सो डोंट वरी। लेकिन हाँ, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग अगर आपके, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में भी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है, तो उससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है ना दोस्तों। सो प्लीज़ आप क्लास को पूरा देखिए, प्रॉपर तरीके से देखिए। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो आप देख सकते हैं, ये हमारा चैप्टर दूसरा अर्थिंग का है, जो कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तीसरा चैप्टर हमारा कौन सा है, तो दोस्तों तीसरा हमारा चैप्टर एक उसका सिस्टमेटिक वायरिंग, और इसी तरह इंटरनल वायरिंग, तो वो काफ़ी चीज़ें कंबाइंड हो जाती हैं। तो मैं सारा का सारा आपको कंप्लीट करवाऊंगा, सो डोंट वरी। चलिए हम लोग पहले क्लास की तरफ चलते हैं, पहले पेज से चलेंगे, पहले चैप्टर से चलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका इसमें देखो एक वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस है। ट्रू फॉल्स हो गए, ऑब्जेक्टिव, अब बहुत ज़्यादा आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें दिया गया पहली डेफिनेशन है कि आकस्मिक व्यय किसे कहते हैं। तो आकस्मिक व्यय क्या होती है, जो अचानक से आ जाती है, उसे मतलब उसको ये पहले से शेड्यूल्ड नहीं होती है। तो वो सामग्री जो श्रम के मूल्य में आकस्मिक वृद्धि या आकस्मिक कारणों से करनी पड़ती है, उसे हम लोग आकस्मिक व्यय कहते हैं। ठीक है ना। जैसे क्या होगा कि अचानक से हमारी मशीन तो प्रॉपर चल रही, हो सकता है कि उसमें से कहीं से अचानक से कोई छत वगैरह टूट जाए वहाँ से, तो ये छत वगैरह टूटना कहीं किसी फैक्ट्री की, फिर वहाँ से और सारे मशीनों को जो हमारे वहाँ पर वर्कर कर रहे हैं काम, उनको जो हानि वगैरह हो जाती है, वो एक तरह से आकस्मिक होती है, वो पहले से नहीं होता शेड्यूल कि नहीं भाई वो इतने टाइम छत टूटेगी या फिर मशीन अचानक ये सब मशीन मतलब ख़राब हो जाएगी। उत्पादन लागत किसे कहते हैं दोस्तों, तो किसी कार्य के संपन्न में कुल व्यय जिसमें से सामग्री का मूल्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मूल्य के परीक्षण लागत, ऊपरी प्रभाव आदि सभी व्यय जोड़ने के बाद जो मूल्य आता है उसे, यानी कि जब सारे के सारे हम लोग मूल्य जोड़ लेते हैं, किसी सामग्री का मूल्य है, उसमें कितना श्रम आया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसके इंस्पेक्शन में कितना खर्चा, तो वो सारा का सारा जो हमारा फिर उसके बाद जो टोटल मूल्य, तो उसे हम लोग बोलते हैं उत्पादन लागत। इसके बाद सूची बनाना क्या कहते थे, किसी संस्थान में उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न सामग्री इकाइयों को एक स्थान पर मतलब एक स्थान पर सीरियल वाइज लगा देते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूची बनाना कहते हैं। कोटेशन क्या होती है, तो कोटेशन होती है कि विभिन्न विक्रेताओं, वितरकों, उत्पादकों से मूल्य आमंत्रित करने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र भेजा जाता है, जिसमें सामग्री आपूर्तिकर्ता से विभिन्न वस्तुओं के लिए विस्तृत विवरण सहित मूल्य तथा आपूर्ति की शर्तों की जानकारी हो जाती है, कोटेशन कहलाती है। अब देखिए उसमें आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि कोटेशन किसे कहते हैं, तो सिंपल सा क्या होता है कि जिसमें से क्या होता है कि विभिन्न विक्रेता जो होते हैं वो वितरकों, उत्पादकों से मूल्य आमंत्रित करने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र भेजते हैं।
ठीक है ना, ये कि लेटर टाइप का होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में क्रय आदेश क्या होता है, तो कार्य प्रणाली के चौथे चरण के रूप में तुलनात्मक विवरण में स्वीकृत मूल्यों के आधार पर विभिन्न फर्मों को सामान की आपूर्ति सूचना देने के लिए भेजे जाने वाला प्रपत्र कहलाता है। यानी कि सिंपल से जब हमें क्या करना है, तो कहीं से किसी भी एक मतलब एक ग्राहक को दूसरे ग्राहक से मतलब शॉप से सामान लेना, तो जो बड़े बड़े ग्राहक होते हैं वो क्या कहते हैं, पहले लेटर भेजते हैं कि हमें इतना से इतना सामान चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं जैसे आप नॉर्मल आप ग्रॉसरी की शॉप पे जाते हैं कि आप भाई हमें 1 kg शुगर दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होता। जब जहाँ पर बड़ी बड़ी शॉपिंग होती है, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें मतलब लाखों करोड़ों की अगर मशीनें जहाँ खरीदनी होती हैं, तो वहाँ पर हम लोग वहाँ पर प्रॉपर एक लेटर भेजना पड़ता है, उसके बाद वो सारी चीज़ें खरीद। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत जाइए आपको तुरंत सामान मिल गया, ठीक है ना। तो क्रय आदेश यही होता है। इसके बाद अब यहाँ से क्वेश्चन ये आपके आ गए कि सामग्री की खरीद के मूल्यों को विशेष रूप से प्रभावित कौन कौन करती है, तो उसे परियोजना प्रभावित करती है, ठीक है ना। प्रत्येक उत्पादक एवं विक्रेता अपने सामान की एक क्या बनाता है, विक्रय सूची बनाता है, यानी कि उसने कितना भेजा और कितना मतलब जो प्रत्येक उत्पादक को विक्रेता होता है मतलब सब प्रॉपर अपनी सूची बना देता है कितनी उसने बेची है कि नहीं। मूल्य सूची में उत्पादन शुल्क डॉट डॉट एवं अन्य शामिल कौन कौन से, जैसे बिक्री कर, स्थानीय कर, ये सारे के सारे शामिल होते हैं। निविदा जिसे हम लोग इंग्लिश में टेंडर बोलते हैं, किसका एक सुधरा हुआ रूप है, तो वो हमारा कोटेशन का सुधरा। अब ये देखो इस पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, यहीं से आपके बहुत अच्छे से कोई मतलब ये बनने के चांसेस रहते हैं ऑब्जेक्टिव, कि हमारा जो टेंडर जिसे हम लोग निविदा बोलते हैं किसका हमारा सुधरा हुआ रूप है, वो हमारा कोटेशन का है, ठीक है ना। तो सामग्री के मूल्यों के बाद श्रम का मूल्य में डॉट डॉट मूल्यांकन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा, आगणन, ठीक है ना। इसके बाद प्रपत्र मांग प्रपत्र प्रतियों कितने जो हमारी डिमांड होता है, कहीं से जब कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके 3 हम लोगों को 3 लेटर भेजने पड़ते हैं। तो वही बात है कि मांग पत्र कितने प्रतियों में बनाया जाता है, तो वो हमारे कितने प्रतियों में बनाया जाता है, वो दोस्तों 3 प्रतियों में बनाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से कहीं ना कहीं आपके चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो कहीं से भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम लोग अगले सत्य क्वेश्चन में चलते हैं कि संस्थान के मूल्यांकन के लिए विभिन्न संस्थापन सामग्री इकाइयों के बाजार मूल्य का ज्ञान होना आवश्यक है या नहीं आवश्यक। तो सिंपल सा है, जबकि आपको अगर कहीं किसी मार्केट की नॉलेज नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं अच्छी खरीदारी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें से कौन सा, तो ये क्या होगा, ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, ट्रू है। इसके बाद श्रम, वह श्रम जो कार्य करने में लगाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष श्रम बोलते हैं, यस बिल्कुल सही। विभिन्न संस्थाओं, मंडलों एवं परिषदों में ऊपरी प्रभार 15% लगाया जाता है, नहीं ये इतना हमारा नहीं लगाया जाता, यानी कि हमारा ये गलत होता है। बाजार सर्वेक्षण के आधार पर अच्छी सामग्री की खरीद न्यूनतम मूल्य पर करना ही खरीद की उपयुक्त विधि नहीं है, असत ये उपयुक्त विधि है। मतलब हमें एक न्यूनतम मूल्य पर ही मतलब कितना कम से कम मिल जाए उतना ही बेटर रहता है। इसके बाद अगला है इसमें क्वेश्चन की वस्तु का उत्पादन शुल्क केंद्रीय व स्थानीय कर सहित सूची मूल्य कहलाता है, ठीक है ना। तो ये कैसा ऑप्शन है, सही है। यानी कि जो उत्पादन शुल्क होता है, उत्पादन शुल्क हो गया मतलब कितना उसको बनाने में लगा, उसके बाद जो हमारे गवर्नमेंट को कुछ टैक्स होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं यानी कि लोकल टैक्स, उन सभी को मिला करके फिर हमारा क्या बनता है, सूची मूल्य बनता है। तो ये सत्ता हो गया स्टेटमेंट। संस्थापन के लिए आवश्यक सामग्री का क्रय संस्था का क्रय विभाग करता है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा ये स्टेटमेंट सही है। अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। उत्पादन लागत एवं लाभांश का योग कहलाता है, क्या कहलाता है, मूल्य, कुल मूल्य, बिक्री मूल्य, फिर विक्रय मूल्य। तो उसे हम लोग बोलते हैं कुल मूल्य। क्या बोलते हैं, जितनी उसमें लागत आई है और जितना हमें लाभ लेना। भाई कोई अगर हमारा फैक्ट्री मालिक है तो उसने कितना उस पर किसी चीज़ को बनाने में कितना रुपए लगाया है, उसके बाद उसे कितनी लाभ लेनी है, उन दोनों को जो जोड़ लेता है उसके बाद वो क्या करता है, टोटल जो मूल्य होता है उसे हम लोग बोलते हैं कुल मूल्य, ठीक है ना। इसके बाद अब वो अपने वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हो सकता है अगर वो नई हमारी कोई फैक्ट्री होगी अपनी चीज़ों का प्रचार करना चाह रहा होगा तो अपन थोड़ा सा उसमें ऑफ लगा देगा, ठीक है ना। तो वो बात की बात नहीं ये सारे, लेकिन ये दोनों उत्पादन लागत और लाभांश, उसको कितना लाभ का अंश लेना, उन दोनों का योग हमारा कुल मूल्य कहलाता है। इसके बाद तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हुआ। लाभ का प्रतिशत एवं उत्पादन लागत पर कितने प्रतिशत रखा जाता है, जो यानी कि जो उत्पादन जो हमारी लाभ कितना आप लाभ ले सकते हैं जितना आपने उत्पादन में लगाया है। ऐसे नहीं कि आपने बनाई 100 रुपये की चीज़ है और आप उससे फ़ायदा लेने 200 रुपये, यानी कि आप 300 रुपये उस चीज़ को, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। एक उसमें फिक्स रेट होता है कि आप इतने % तक लगा सकते हैं, तो कितना होता है वो 20 मैक्सिमम 25% तक रख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें से कौन सा 25% हो गया। अगला क्वेश्चन तीसरा है कि श्रम मूल्य सामग्री मूल्य का कितने प्रतिशत दिया जाता है, ये बताइए। जो श्रम मूल्य होता है यानी कुछ जो लेबर की कॉस्ट होती है वो कितनी, जो हमारी जैसे हम कोई भी अगर हमारा कोई भी बिस्किट का जैसे पैकेट बन रहा है तो अगर 5 रुपये का बिस्किट बन रहा है तो उस पर जो लेबर की कॉस्ट है उस लेबर की कॉस्ट उसमें कितने प्रतिशत लगाई जाती है, तो वह 15 से 20% तक लगाई जाती है,
ठीक है ना। पता चले कि उसमें आप उत्पादन जो उसमें सामग्री है वो तो लगा रहे हैं आपकी 2 रुपये की, लेकिन उसमें लेबर खर्च लगा रहे हैं 5 रुपये का, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो इसमें से तो ऑप्शन नंबर हमारा 15 से 25% हो गया, ठीक है ना। 15 से मतलब इतना ही लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया, आगणन एवं मूल्यांकन में श्रम मूल्य की कितनी विधियां उपयोग में लाई जाती हैं, ये बताइए। तो पहला ऑप्शन है 2, 4, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो आगणन एवं मूल्यांकन में जो श्रम की विधियां होती हैं कितनी उपयोग में लाई जाती हैं, वो दोस्तों 3 लाई जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां, मांग पत्र कितनी प्रतियों में बनाया जाता है। अभी मैंने ऊपर ही करवाया था कि मांग पत्र कितनी में बनाया जाता है, सिंपल सा। तो हमारा 3 में बनाया जाता है कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें ए सही है। 6वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सामान सहित स्थिति में एवं विशिष्टताओं के अनुरूप होने पर बिल का भुगतान समान प्राप्त से कितने दिन के अंदर कर दिया जाता है। अब देखिए ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको मतलब जैसे आपको आपने कहीं से सारा सामान तो प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। अब उसको आपको उसमें वो भी तो करना है, उसको पेमेंट भी करना है, तो कितने टाइम के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो हमारा कितना है 15 डेज, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें सी सही है, ठीक है ना। अब अगले को चैप्टर की तरफ से देखिए, ये पहले चैप्टर हमारा एक तरह सिस्टमेटिक वाला जो है वो तो एक एक्स्ट्रा दे दिया गया, वो तो हमारा खत्म। अब हम लोग अर्थिंग वाले चैप्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये जो हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दोस्तों हम लोग ईडीडी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सबको ही पता होगा। तो सिंपल सा फिर वही बस शॉर्ट में यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको बताते चलूँ, क्योंकि जो मैंने थ्योरी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैंने अपने जो पहले लेक्चर कम से कम 13 से 14 लेक्चर मैंने दिए हैं ईडीडी के, उसमें कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। तो वो जाके भी आप देख लीजिए, वो हमारे सिलेबस आपके बुक्स हैं, क्वेश्चन ये सारे अपनी विद्या में, क्योंकि कभी कभी कुछ नए क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से मैं विद्या भी कंप्लीट करवा रहा हूँ, आपको कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी विद्युत आवेश को बिना किसी खतरे के विद्युत में पृथ्वी में विसर्जित कर दिया, जिसे क्या कहलाता है हम लोग भू संपर्कन कहलाता है, यानी कि बिना किसी डेंजर के हम लोग जो आवेश होता है उसको भू पे प्रवाहित करने को हम लोग क्या कहते हैं, भू संपर्कन कहते हैं। भू संपर्कन का उद्देश्य क्या होता है, तो भू संपर्कन का उद्देश्य होता है कि प्रचालक जो ऑपरेटर होता है, ठीक है, जो मशीनों वगैरह चलाता है, उसे क्या करता है, उसे सुरक्षा प्रदान करनी होती है, उदासीन तार को भू विभव पर बनाए रखना होता है, ठीक है ना। इसके बाद ग्रह तार संस्थापन में कैसी केबल प्रयोग की जाती है, तो ग्रह तार विस्थापन में परपथ के लिए 14 स्टैंडर्ड वायर गेज SWG की का कॉपर वायर और 12 SWG का एल्युमिनियम वायर हम लोग प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब ये जैसे ये हमारे ऐसे देखिए, यही तो हमारे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यही तो पॉइंट्स आपको याद रखने, ठीक है ना। कि जैसे अगर हमारे होम में आप लगा रहे हैं, उसमें केबल का यूज कर रहे हैं, तो 14 SWG की होगी, और अगर एल्युमिनियम की होगी तो 12 SWG की होगी। भूतार की सामान्य माप क्या होती है, तो भूतार की कॉपर वायर वही होगी कि भूतार की जो सामान्य माप होती है वह 14 SWG होती है, एल्युमिनियम की 4 mm स्क्वायर होती है, ठीक है ना दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है कि भू संपर्कन के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए, तो भू संपर्कन को पर्याप्त प्रभावशाली बनाए रखने के लिए पाइप के चारों ओर भूमि सदैव कैसी होनी चाहिए, नम रखनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद 6वां हमारा क्वेश्चन क्या इसमें कहा गया है कि भूतार की भूमि के अंदर तथा बाहर क्या माप होनी चाहिए, तो जो हमारा भूतार होता है यानी कि अर्थिंग वायर जो होता है, उसकी भूमि के अंदर माप तो हमारी कितनी होनी चाहिए, 8 mm व्यास की होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, तो सब यही चीज़ आपको याद रखनी है कि भूमि के अंदर कितना व्यास होना चाहिए 8 mm, और भूमि के बाहर कितना होना चाहिए 6 mm। अब यही आपको सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। आप अगर वन लाइन मतलब बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो बना लीजिए। अब देखिए इन चीज़ों में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ जो डाटा होता है वो डाटा एक या तो मैक्सिमम का दिया होता है, एक मिनिमम का, एक एग्जैक्ट डाटा नहीं होता कि नहीं, आपको हो सकता है ये डाटा ऊपर नीचे थोड़ा वेरी करता रहता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अगले यहाँ पर फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया कि भू इलेक्ट्रोड के चारों ओर 1.5 से 2 मीटर तक स्थान की खुदाई करने से डाट का मान काफ़ी कम हो जाता है। किसका मान कम हो जाता है, सिंपल सा, तो हम लोग जब काफ़ी गहराई कर देते हैं, क्योंकि उसमें बताएगी जो अर्थिंग का मान हो, कई सारी चीज़ों की जो मिट्टी जो सॉइल है उसकी नमी वो किस टाइप की है, ठीक है ना। ये सब चीज़ों पे भी अर्थिंग का मान डिपेंड करता है, अर्थ रेजिस्टेंस का मान डिपेंड करता है। अगर आपने ज़मीन की गहराई बढ़ा दी है तो क्या हो जाता है, इससे हमारा किसका मान, भू प्रतिरोध का मान काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है ना। क्षण भू संपर्कन ज़मीन के लिए उपयुक्त होती है, कैसी, तो क्षण जो रॉड हमारी अर्थिंग होती है वो किसके लिए, तो जो बलुआ वाली मिट्टी होती है ना, जो रेटिली सैंड टाइप की मिट्टी होती है, उस पर हमारी जो क्षण भू संपर्क उसके लिए बेटर होती है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ क्या होता है, खोदना नहीं पड़ता, आप सीधे से रॉड लीजिए, उसको हैमर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसे गाड़ सकते हैं। भू संपर्कन को बढ़ाने के लिए डाट का प्रयोग करना चाहिए। तो भू संपर्कन को बढ़ाने का हम लोग इसको कोयला और नमक का प्रयोग करते हैं, सिंपल सा। जमीन शुष्क होने पर पाइप की लंबाई कितने मीटर बढ़ा दी जाती है, तो 2.75 मीटर बढ़ा दी जाती है, देखिए, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद बड़े हाल तथा सीढ़ियों के लिए स्विच का प्रयोग करना चाहिए, 2 वे स्विच का प्रयोग करना चाहिए, द्विमार्गी स्विच का प्रयोग करना चाहिए। खुले स्थानों पर स्विच लगाना हो तो एवं डॉट स्विच लगानी चाहिए। कैसे लगानी चाहिए दोस्तों, ये दिख रहा है सब कैसे, एक तो रिच सा मतलब ऐसे होने चाहिए जो वेदर प्रूफ हो और जलरोधी हो, यानी कि उस पर पानी वगैरह का कोई इफेक्ट ना पड़े। 7वां नंबर यहाँ पर है क्वेश्चन, डॉट सदैव स्विच द्वारा नियंत्रित होना चाहिए, क्या, सॉकेट, क्या समझ में आ गया, जो हमारा स्विच कैसे सॉकेट द्वारा कैसे होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए,
स्विच द्वारा सॉकेट सदस्य स्विच द्वारा कैसा होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए। अब सत्यासत्य में चलते हैं कि प्रत्येक भवन में प्रकाश के लिए यथासंभव 2 परिपथ होने चाहिए, सत्य या असत्य। तो सही है, क्योंकि अगर एक खराब हो जाए तो एक काम करेगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट हमारा कैसा हुआ, सही हुआ। अगला क्वेश्चन है कि संस्थान के सभी उपकरणों के धातु भाग प्रभावी रूप से भूसंपर्कित होते हैं, सच है, यानी कि सत्य है, यानी कि सभी हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर हमारे अर्थिंग रूप में होने। प्रत्येक वैद्युत बिंदु स्विच द्वारा नियंत्रित होने चाहिए, तो स्विच को कला तार पर नहीं लगाना चाहिए, असत्य। देखो सभी प्रत्येक बिंदु जो स्विच द्वारा नियंत्रित होते हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन जो स्विच होता है उसको कला ही तार यानी कि फेज वायर पर, कला का मतलब होते हैं यहाँ पर फेज वायर पर लगाते हैं, ठीक है ना। सॉकेट आउटलेट के उपकरण के ठीक पीछे लगाना चाहिए, सत्य असत्य। तो इसे हम ये क्या आता है, ये स्टेटमेंट हमारा असत्य है। चौथा नंबर, 5वें नंबर, नहाने के कमरे में सॉकेट 1.3 मीटर से नीचे नहीं लगाना चाहिए, सत्य, ठीक है ना। कि इस वजह से नहीं लगाना चाहिए 1.3 मीटर से, क्योंकि क्या होता है पानी वगैरह वहाँ पड़ने के चांसेस रहते हैं, इससे क्या खराब हो जाता है। अब बहुविकल्पी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संस्थान में भू संपर्कन की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो सिंपल सा पहला ऑप्शन है 2 मीटर, 1.5 मीटर, 2.5 मीटर या 3 मीटर। जल्दी से चैट में बताइए दोस्तों। तो वैसे मैंने ये क्वेश्चन सारे के सारे करवा दिए हैं, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। मैंने कम से कम 90 क्वेश्चन करवाए हैं अर्थिंग में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो वैसे बता दें संस्थान से भू संपर्कन की दूरी कम से कम कितनी दूरी पर, तो वो होती है हमारी 1.5 मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से भू तार की कौन सी धातु का बना होता है, ये बताना है। तांबे का, एल्युमिनियम का, सिल्वर का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम बता दें भू तार कौन सी धातु का बना होता है, सिंपल सा। तो वो हमारे इन सब में किसका बना होता है, किसका बना होता है, तांबे का बना होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भू इलेक्ट्रोड की गहराई होनी चाहिए दोस्तों, ये बताना है आपको कि भू इलेक्ट्रोड की गहराई कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर, 1.4, 1.25 या फिर 1.2। दोस्तों हम आपको बता दें भू इलेक्ट्रोड की गहराई कितनी होनी चाहिए, 1.25 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा सही है, सी सही है, ठीक है ना। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि तार संस्थानों में भू सत्यता, भू कॉन्टिन्यूटी प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, 2.5 मीटर, 1.5 ओम या फिर 2.5 ओम, 1 ओम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बता दें जो भू प्रतिरोध का मान है वो कितना, जो अर्थ कॉन्टिन्यूटी का मान कितना होना चाहिए, 1 ओम होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिरों पर लाइन जो होती है उनके धातु आधारों को 1.609 किलोमीटर कम से कम कितने स्थानों पर भू संपर्कित किया जाता है दोस्तों। तो वैसे ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दी। ये हमारी 1.609 किलोमीटर किसके बराबर, 1 मील के बराबर होता है। तो 1 मील में कम से कम हमें कितनी बार, 4 बार कम से कम अर्थिंग करनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने भी करवाया है, ठीक है ना। तो अगर आपने देखा होगा अच्छे से हमारे सारे क्वेश्चनों को, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा होगा। सारे सिंपल से वहीं से देखिए क्वेश्चन, कहीं ना कहीं जो मैंने फ्रेम किया तो वहीं से लगभग ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है, ठीक है ना। टेक तार की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, ये बताना है सिंपल से। तो टेक तार की ऊंचाई कितनी होती है, तो टेक तार की ऊंचाई पहला ऑप्शन है 5 मीटर, फिर है 15, 10 या फिर इनमें से कोई। तो दोस्तों हम मतलब टेक तार को स्ट्रेट वायर भी बोलते हैं, कितनी होती है, 10 मीटर होती है। 7वां क्वेश्चन है भू संपर्कन के लिए कितने mm की तांबे की छड़ प्रयोग में लाई जाती है, 12 mm, 10 mm, 12.5 mm, 10.5 mm। दोस्तों कौन सा होता है 12.5 mm, ठीक है ना दोस्तों। अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों अब इसमें जो तीसरा चैप्टर है एस्टिमेटिंग ऑफ इंटरनल वायरिंग, देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि ये जो विद्या है इसमें से कुछ चैप्टर मतलब इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे भी है, लेकिन हाँ मैं सारा का सारा इसमें करा। अभी ये जो अब हम चैप्टर इसमें देख रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग, ये आपके वैसे सिलेबस में भी है, ठीक है ना। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में जो इसमें 1 लाइनर उनकी बात करेंगे। तो देखिए क्या जो इंटरनल वायरिंग वाला चैप्टर और जो सिस्टमेटिक डायग्राम, इसमें काफ़ी सारा आपको कॉमन मिलेगा, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कम मिले, ठीक है ना दोस्तों। तो आप इसको समझ लेना थोड़ा सा। चलो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर उपयोगिता गुणांक से आप क्या समझते हैं। देखिए क्या होता है कि आपके कभी कभी 1 लाइनर इस वजह से यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पढ़ना, कि उनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आ गई आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से तो उपयोगिता गुणांक इसको एक इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर। कार्यतल पर पड़ने वाली ज्योति प्रकाश तथा स्रोत द्वारा उत्पन्न कुल ज्योति का अनुपात क्या कहलाता है, उपयोगिता गुणांक कहलाता है। यानी कि उपयोगिता गुणांक को हम लोग इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, ईटा बराबर कार्यतल पर पड़ने वाली कुल ज्योति और प्रकाश द्वारा उत्पन्न कुल ज्योति, ठीक है ना। हास्य गुणांक की बात करें, जिसे हम लोग क्या डिप्रिशिएट फैक्टर बोलते हैं, तो प्रकाश स्रोत द्वारा उसकी फिटिंग दीवारों में मैल या धूल जम जाने से वास्तविक दशा में प्रदीपन तथा स्वच्छ रहने की दशा में प्रदीपन का अनुपात हास्य गुणांक कहलाता है। सिंपल से ये समझिए क्या होता है, जैसे बल्ब होता है, अगर आप बल्ब जब स्टार्टिंग में आप लाते हैं तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रोशनी देता है, लेकिन क्या कुछ समय के बाद उसमें धुआं धक्कड़ जम जाती है उसके ऊपर, और उसमें स्क्रैच वगैरह, तो उससे क्या हो जाती है कि जो उसकी जो पहले जैसे जितनी रोशनी निकलती है उसके बाद उसमें धुआं धक्कड़ जम जाने से उसकी क्या थोड़ी रोशनी डिम हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। इसे हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन
फैक्टर या फिर हास्य गुणांक, यानी कि वास्तविक प्रदीपन अपान पूर्ण स्वच्छ दशा में प्रदीपन, ठीक है ना, इसका ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है आंतरिक वितरण प्रणाली से क्या, इंटरनल वही सिस्टम है क्या, पूछा गया है इंटीरियर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। तो सप्लायर द्वारा, प्रदायदाता द्वारा उपभोक्ता परिसर, कंज्यूमर परिसर में उपलब्ध कराए गए विभिन्न स्रोतों का उपभोक्ता के भवन के विभिन्न बिंदुओं के लिए विद्युत उपलब्ध कराने हेतु परपथ वितरण व्यवस्था क्या कहलाती है हमारी, सिंपल सी आंतरिक इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाती है। यानी कि जो हमारा सप्लायर होता है वो कंज्यूमर्स को देता है। अब कंज्यूमर्स अपने घर पे विभिन्न मतलब कई सारे वायरिंग करता है, अपने जो उनके स्रोत होते हैं, लोड लगे होते हैं, उन पे क्या होता है, सारी सारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक वितरण प्रणाली बोलते हैं। आंतरिक वितरण प्रणाली कितने प्रकार की होती है दोस्तों, ये 2 प्रकार की होती है। वैसे मैंने ये सारे के सारे अपने उसमें भी बताया कि ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने टाइप का होता है, इंटरनल वाला होता है, ट्री सिस्टम, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो वो भी अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके अच्छे से देख लीजिए। मैंने तो अब ईडीडी में जो मैंने तो एक वीडियो में पूरा एक कंप्लीट चैप्टर करवा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा, ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियोज़ को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो तार स्थापन, ठीक है ना दोस्तों। अब तार संस्थापन व्यवस्था की, तो व्यवस्था में क्या होता है, तो हमारा मुख्य वितरण होता है, एक उप मुख्य वितरण होता है और एक परिपथ व्यवस्था होती है, ठीक है ना दोस्तों। अब रिक्त स्थानों वाले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, संस्थान के सभी उपकरणों के धातु भाग प्रभावी रूप से कैसे होने चाहिए, सिंपल सा कैसे होने चाहिए, तो अर्थ होने चाहिए, यानी कि भू संपर्कित होने चाहिए। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि वाहक नली के अंदर पर जोड़ नहीं दिया जाना चाहिए, किस पे, केबलों पे। मैंने बताया था कि जो हमारी केबल होती है उसमें कंड्यूट वायर जो पाइप होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि उसमें के अंदर लूप या फिर जॉइंट्स नहीं देने चाहिए। पंखे के साथ डाट एवं उपयोग में लाए जाते हैं, क्या लाए जाते हैं, स्विच और रेगुलेटर लाए जाते हैं। स्विच का प्रयोग तो उसको ऑन ऑफ करने में और रेगुलेटर का होता है इसकी स्पीड को नियंत्रित करने में होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वाहक नली तार संस्थापन में डॉट से कम माप की वाहक नली सामान्यतः प्रयोग में नहीं लाई जाती है, तो कम माप में प्रयोग में लाई जाती है, तो कौन सी, 16 mm की, ठीक है ना। प्रदीपन व्यवस्था के अभिकल्पन में डॉट ऊंचाई एक महत्वपूर्ण घटक है, किसका, प्रकाश स्रोत, ठीक है ना। इसके बाद प्रकाश स्रोत की कम से कम ऊंचाई डॉट कितने मीटर रखी जाती है, तो 2.2 मीटर रखी जाती है। प्रत्यक्ष प्रदीपन व्यवस्था की उपयोगिता गुणांक का मान डॉट से कम मतलब कितना से होना चाहिए, तो 0.4 से 0.6 होता है। प्रकाश पंखा तथा डॉट कार भार के लिए अलग अलग परपथ देना चाहिए, तो जैसे प्रकाश यानी कि लाइट फैन और हमारे पावर जो होता है, जो लोड होता है, पावर वाला जो लोड होता है, उन सब दोनों के लिए अलग अलग में क्या देना चाहिए, परपथ व्यवस्था देनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद डॉट परपथ में फ्यूज इधर उधर भी करते हैं, किसमें, जो हमारी टी सिस्टम होता है उसमें हमारे अलग अलग रहते हैं काफ़ी। चालक तार की लंबाई बैटन या वाहक नली की लंबाई का कैसा लिया जाता है, वो तो तिगुना लिया जाता है, सिंपल सा, ठीक है ना। यानी कि चालक तार की लंबाई या बैटन या वाहक नली की लंबाई कितने, तिगुना लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हमारे वो क्वेश्चन 1 लाइनर टाइप की हैं, यानी कि ये हो गए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, ये हमारे कुछ सत्य असत्य वाले हो आ रहे हैं। जैसे दूर स्थित भवनों कक्षों के लिए आवश्यकता अनुसार उप वितरण व्यवस्था की उप वितरण बोर्ड की व्यवस्था, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए, तो सत्य है इसमें, ठीक है ना। कौन से, इसमें ये सत्य है। सभी सॉकेट व प्लग 3 पिन वाले उपयोग में परिसर में लाए जाने चाहिए, उनका तीसरा पिन भू तार से जुड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। तीसरा पिन किस क्यों होता है, अर्थिंग के लिए होता है। अच्छा प्रकाश वितरण प्राप्त करने के लिए अधिक प्रकाश स्रोत लगाए जाते हैं, सत्य असत्य, बिल्कुल सत्य है। पंखा एवं निकास पंखों की संख्या क्षेत्र के आयतन के आधार पर निर्भर नहीं करती है, तो असत्य, बिल्कुल करती है। ये मैंने इसकी टेबल भी दी थी आपको कि कितना कोई माप का कमरा कैसा है तो उसके माप के अनुसार उसमें कितने व्यास के जो हमारे पंखे यूज होंगे वो मैंने सारा का सारा बताया है, ठीक है ना। शयन कक्ष में 5 एम्पीयर के सर्किट की संख्या 2 से 3 के मध्य होनी चाहिए, सत्य असत्य, तो सत्य है। फ्यूज परपथों का फ्यूज वहन करने वाली इकाई होने के कारण यह फ्यूज बोर्ड भी कहलाता है, सत्य है, ठीक है ना। इसके बाद अगले 7वें नंबर क्या है हमारा कि संस्थान के लिए किए जाने वाले तार संस्थापन की सफलता उसके रूपरेखा आयोजन की सफलता पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलते हैं। उपभोक्ता परिसर में ऊर्जा मापी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन 1 मीटर, 1.5, 2 मीटर, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ये चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो 1.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। शक्ति परिपथ में अधिकतम भार कितना होना चाहिए दोस्तों, ये बताइए, 2000, 1500 या फिर 3000 या फिर 2500, बिल्कुल आपको ये तो रट गए होंगे क्वेश्चन में, 3000 वाट होता है, ठीक है ना। प्रकाश पंखा परपथ के लिए कितने mm का तार प्रयोग किया जाता है, 2.5, 1.5, 10, फिर इनमें से तो कितना, तो 1.5 mm है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी नंबर ऑप्शन सही है। ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं अगर आपने हमारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया तो अब देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है ना, चाहे वो विद्या में हो चाहे वो सार्थक में हो,
ठीक है। स्विच बोर्ड प्रवेश द्वार के निकट तथा फर्श से कितनी दूरी पर लगाए जानी चाहिए, सिंपल सा, तो 1.0 मीटर, 1.1, 1.25 या फिर 1.50। सिंपल सा, जो हमारे जो स्विच बोर्ड होते हैं वो प्रवेश द्वार के निकट तथा फर्श से कितनी ऊंचाई पर लगे होने चाहिए, वो हमारे 1.25 के निकट लगे होने चाहिए। शक्ति उपकरणों के लिए कितने एम्पियर का सॉकेट प्रयोग किया जाता है दोस्तों, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम बता दें, जो हमारे शक्ति उपकरण होते हैं उनके लिए कितने एम्पियर का सॉकेट प्रयोग, तो 15 एम्पियर का सॉकेट प्रयोग किया जाता है। वायरिंग क्लिपों की परस्पर क्षैतिज दूरी कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर, 10, 20 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल से बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा वायरिंग, अगर हमारी वायरिंग क्लिपों की परस्पर क्षैतिज दूरी कितनी होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन दोस्तों सभी लोग आप कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। वैसे मैं सारे के सारे मैंने, और इसमें क्षैतिज नहीं, आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में ही बताना, ठीक है ना, कि कितनी होती है दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट्स करके, ठीक है ना। मैं आपके कमेंट्स, सभी का कमेंट्स देखूंगा जरूर, जो ठीक है ना। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल इसको लाइक नहीं किया क्लास को, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपका पूरी विद्या कंप्लीट होगी। उसके बाद जो सार्थक, अगर सार्थक का कुछ मटेरियल होगा, सार्थक से गोल्ड, सारे के सारे आपके जो होगा, जहाँ से भी जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आपको कंप्लीट करवा जाएंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। सो डोंट वरी, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है ना। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और यहाँ पर आपकी जो भी जॉब वगैरह कुछ भी इंपॉर्टेंट नोट्स सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। अगर इसकी आप PDF चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, ठीक है ना दोस्तों। ये पॉलीटेक्निक लर्निंग 77 अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।